पार्ट सेकंड। सो वो जो पहले वाली जो वीडियो थी वो बंद हो गई थी बीच में ही, तो हम यहाँ पे थे। यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि शिप है वो बहुत हैवी हैवी शिप्स वो कंस्ट्रक्ट करते थे, जिससे वो अच्छे से अटलांटिक ओशन में बड़ी मानसून के अंदर भी सेल कर सकें। और वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, कास्टल्ड प्रो का और स्टर्न। तो ये कास्टल प्रो कुछ है नहीं, बेसिकली ये एक मेटा मेटा मेटाफ्रिक एक टर्म है, कैस्टल प्रो एंड स्टर्न। इट मीन्स होता है कि आप सेल कर रहे हो, ऑन बोर्ड कर रहे हो, ऑफ बोर्डिंग कर रहे हो, तो ये सब एक तरह से वो बताई जा रही है। ये एक मेथड होता था जिससे वो अच्छे से लॉन्च कर पाए और अपने बोर्ड जितनी भी उनकी बोर्डिंग पार्टीज थी उनको अच्छे से वो लॉन्च कर पाए। इंडियन बिल्डर्स अडेप्टेड बोथ ऑफ देयर own use. However, the Portuguese skill at organization, as in the creation of royal arsenals, stockyards, and in the maintenance of regular system of pilots and mapping and pitting state forces against private merchant shipping, was even more noteworthy. तो ये सब इनकी प्राइवेट शिपिंग करना, पायलट्स मेंटेन करना, डॉकयार्ड्स मेंटेन करना। डॉकयार्ड्स क्या होता है बताइए? डॉकयार्ड्स होते हैं जहाँ पे शिप्स को एकदम रखा जाता है, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहाँ पे जो कंपनीज होती है ना मैन्युफैक्चरिंग वाली, जो शिप मैन्युफैक्चरिंग, उनको डॉकयार्ड्स बोला जाता है। और इवन वो बहुत अच्छी होती थी इनकी पोर्टुगीज़ की। और मुगल और मराठाज में सर्टनली हैव लर्न, और मुगल्स ने मराठाज ने भी इवन इन्होंने से ही सीखा। बट द मोर सर्टेन हेयर्स ऑफ देयर नॉलेज वर अदर यूरोपियंस। और सबसे ज़्यादा इनके जो नॉलेज को अडाप्ट किया कि इन्होंने इंग्लिश ने या डच ने अडाप्ट किया इन इंडिया। द मेमोरी ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन एंड क्रूअल्टी डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द, मतलब इनकी जो रिलीजियस परसिक्यूशन था ना, उसकी वजह से ये लोग मतलब बुरे बनाने के लिए, लाइक उनकी नेगेटिव इमेज बनी। बाकी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे हैं पोर्टुगीज़ के। हाउएवर इट कैन नॉट बी फॉरगेटन दैट द मिशनरीज एंड द चर्च वर आल्सो टीचर्स एंड पैट्रॉन्स इन इंडिया ऑफ द आर्ट ऑफ द पेंटर, कार्वर एंड स्कल्पचर। और जो भी मिशनरीज आई थी, टीचर्स थे, पैट्रॉन्स थे, पेंटर्स थे, कार्वर्स थे, वो भी ऑलरेडी यही लोग थे। एज इन म्यूजिक देवर इंटरप्रिटर्स, वो इंटरप्रिटर्स जस्ट ऑफ पोर्टुगीज बट ऑफ यूरोपियन आर्ट टू इंडिया। यूरोपियन आर्ट है उसको इंडिया को बताने के लिए इंटरप्रेटर्स भी यही लोग होते थे। आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ फ्लरिश इन गोवा। इनके आने के बाद में सोने बनाने वाले, चांदी बनाने वाली चीज़ लोग जो थे वो फ्लरिश हुए। द प्लेस बिकम अ सेंटर ऑफ एलेबरेट फिलिग्री वर्क, फ्लेरेट फॉलिएज वर्क एंड मेटल वर्क, एम्बेडिंग ज्वेलरीज, फोलिएजिंग, इन सब का भी काफ़ी ग्रोथ हुआ इनके आने के बाद। हाउएवर दो द इंटीरियर ऑफ चर्चेज बिल्ट अंडर द पोर्टुगीज हैव प्लांटी ऑफ वुड वर्क एंड स्कल्पचर एंड समटाइम्स पेंटेड सीलिंग्स है। वहाँ पे वुड वर्क का काम हो रखा है बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। दे आर जनरली सिंपल इन देयर आर्किटेक्चरल प्लान, और बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही स्मूथ वुडन से बनता था। और जो इंग्लैंड से या यूरोप से जो वुड आता था वो ऑलरेडी इतना अच्छा होता था, उनसे वो घर बनाते थे। तो इनकी कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर में भी है, लिटरेचर में भी है, यहाँ पे पेंटिंग्स के अंदर भी इनका है। और फिर उन्होंने यहाँ पे और क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस डोमिनेंस इन्होंने यहाँ पे शो किया है। रिलीजन के बाद में इन्होंने आर्टिलरीज कैसे यूज़ की जाती है, उनको कैसे मैन्युफैक्चर की जाता है, सी पे कैसे डोमिनेंस किया जाता है, सब किसकी, पोर्टुगीज़ की ही देन है इंडिया को। अब हमारे नेक्स्ट यूरोपियन पावर को हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द डच। हम डच स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले एक बार हम जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिमेंबर करने में। हमने पोर्टुगीज़ को स्टार्ट किया था। पोर्टुगीज़ में सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम लोग जाएंगे, इंडिया जाएंगे, और ये सब बातें कर रहे थे। तो फाइनली वो इंडिया आ जाते हैं। फर्स्ट जो आएंगे वो वास्को डी गामा आएंगे, और साथ में उनको कौन लेकर आएगा, अब्दुल माजिद लेकर आएंगे। ज़ैमरिन को वेलकम करेंगे। फिर पेड्रो एल्वारेज आएंगे ट्रेड करने के लिए फिर से, और वास्को डी गामा एक बार जाने के बाद फिर से आएंगे। अल्मेडा है वो जो है वो बेसिकली अपनी क्रिश्चियनिटी को वो फैलाने के लिए आया था, बट बाद में यहाँ पे वो काफ़ी डिफीट करता है इजिप्ट, और जो यहाँ की गुजरात की नेवीज थी उनको डिफीट कर देता है। और अल्फोंसो जो था वो मेन पावर को स्ट्रेंथन करने वाला था। नीनो दी कूना था वो, फिर उन्होंने पहले तो हेडक्वार्टर चेंज किया, और बहादुर शाह जो है उनको उन्होंने किल किया और पोर्टुगीज़ पावर को और बढ़ाया। और पोर्टुगीज़ पावर के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या थी, उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ काफ़ी उन्होंने साठगांठ बनाई, और सारे किंगडम्स थे वो उन जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। पोर्टुगीज स्टेट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पे ईस्ट में भी उन्होंने 2 सेटलमेंट बना रहे थे मिलिट्री पोस्ट के लिए, और बाद में
वेस्ट में तो उनके पास था ही काफ़ी सारा। फिर उसके बाद में बात करते हैं पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो रेवेन्यू का जो पार्ट है वो कौन हैंडल करता था, विदाउट दी फेजेंडा करता था। रिलीजियस पॉलिसी इनकी ये थी कि वो एकदम ही इंटॉलरेंट थे, और ये एक बार अकबर ने इनको बुलाया तो अकबर को भी ये चाह रहे थे कि कन्वर्ट कर दे, लेकिन अकबर को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, सलीम को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। और फिर आते आते ऐसी थी बुरी कंडीशन हो गई कि शाहजहाँ के टाइम पर इनको इनकी पावर ही ख़त्म हो गई कुछ भी डोमिनेंस करने वाली। फिर इसके बाद में आती है, हुगली को कैप्चर करने चले थे, लेकिन कैप्चर करते करते उनको पता लगा कि एक बार मुमताज़ महल की 2 लड़कियों को उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसी के साथ उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो ठीक है डिक्लाइन होता है तो फिर वो ब्राज़ील चले जाते हैं। ब्राज़ील चलने के बाद में उनका जो ट्रेड है वो शिफ्ट हो जाता है, डच और इंग्लिश के पास शिफ्ट हो जाता है। और पोर्टुगीज़ से काफ़ी हमने कुछ सीखा है, आर्टिलरी सीखा हमने उनसे, शिप बिल्डिंग हमने सीखी। वहाँ उन्होंने काफ़ी गोवा में काफ़ी उन्होंने डिज़ाइन की, आर्टिस्ट जो थे वो यहाँ के थे, तो काफ़ी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया। अब बात आती है डच की। तो ठीक है, डच अभी हम चलते हैं, डच के बारे में जानते हैं। तो कमर्शियल एंटरप्राइज लेड टू डच टू अंडरटेक वॉयजेस टू द ईस्ट। भाई उनका भी मेन मकसद तो यही था कि उनको कमाना है पैसा, तो पैसा कमाने के लिए वो आए यहाँ पे। तो उसके साथ में फर्स्ट जो था कॉर्नलिस दे हॉटमैन जो था वो फर्स्ट डचमैन थे जो सुमात्रा और बंतम तक रीच की है 1596 में। और 1702 के अंदर वो द स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड जो थे उन्होंने बहुत सारे मैनी ट्रेडिंग कंपनीज इनटू द ईस्ट इंडिया ऑफ द नीदरलैंड। दिस कंपनी वाज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन वॉर टू कंक्लूड ट्रीटीज़। और उन कंपनीज़ के पास इनॉर्मस पावर थी कि वो कोई भी वॉर कर सकते हैं, ट्रीटीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, और जो उनकी मन है ना फोर्ट्रेस बिल्ड करना, कुछ भी करना, सब कर सकते हैं। अब डच के सेटलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम आंध्रा में। तो ये याद रखना कि उन्होंने फर्स्ट सबसे पहले कोचीन में बनाई थी, फिर कैननौर में बनाई थी, और इन लोगों ने अपनी सबसे फर्स्ट आंध्रा में बनाई है। आंध्रा इज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट और वो पहले वेस्ट कोस्ट पे थे। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम याद रखना। दे वेंट ऑन एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दस काफ़ी सारे ट्रेडिंग एंड थ्रेट बिकम अ थ्रेट टू पोर्टुगीज़। अब पोर्टुगीज़ वहाँ पे सिंगल पावर थी, इनके आने के बाद में एक और पावर वहाँ पे स्टार्ट हो गई। दे कैप्चर्ड नागापट्टनम नियर मद्रास फ्रॉम द पोर्टुगीज़। उन्होंने पोर्टुगीज़ से नागापट्टनम लिया एंड मेड इट मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन साउथ इंडिया। और नागापट्टनम से लेकर चेन्नई में है ये, वहाँ से उन्होंने ये इनसे लेकर और वहाँ पे साउथ इंडिया में अपनी डोमिनेंस बनानी स्टार्ट कर दी। और उन्होंने डच ने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाई, कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में, बिहार में। और 1709 आते आते दे ओपनड अ फैक्ट्री पुलिकट में भी इन्होंने, पुलिकट कहाँ पे है, मद्रास के नॉर्थ में, इन्होंने भी वहाँ पे भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली। और अदर प्रिंसिपल फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई, बिमलीपट्टम में बनाई, कराईकल में बनाई, चिंसुरा में बनाई, बरानगर में बनाई, कसीम बाज़ार में बनाई, बालासुर में, पटना में, नागापट्टनम में, कोचीन में, मतलब काफ़ी जगह ये फैल गए। फिर पार्टिसिपेटिंग इन द रीडिस्ट्रीब्यूटिव और कैरिंग ट्रेड दे टुक टू द आइलैंड ऑफ फार ईस्ट वेरियस आर्टिकल मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया। और दे कैरिड इंडिको मैन्युफैक्चर्ड इन द, वो लोग क्या करे थे, मेन 3 क्रॉप्स उनकी क्या थी, कैशू नट, टबैको और प्लांटेशंस, बेसिकली कोकोनट वाला। और इन्होंने कौन सा किया, इंडिको मैन्युफैक्चर किया, कहाँ पे, यमुना ज्वेली के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर उन्होंने इंडिको प्लांट इन किया। टेक्सटाइल और सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कोरामंडल, और सॉल्टपेटर मतलब काली मिर्च बिहार से, और ओपियम एंड राइस कहाँ से, गंगा वैली से। तो क्या क्या इनका हो गया, इंडिको और काली मिर्च, ओपियम और राइस, ये 4 इन लोगों ने चलाया। अब इंग्लिश के साथ इनकी क्या राइवलरी आई, इन्होंने अपना बोल रहे हैं ना कि ट्रेड इतना फैला लिया कि दूर दूर ईस्ट के आइलैंड्स पे भी इनका ट्रेड चला गया। अब इनके साथ इनकी राइवलरी स्टार्ट हो गई। कैसे, द इंग्लिश वर एट द टाइम राइजिंग द प्रोमिनेंस इन द ईस्टर्न ट्रेड एंड दिस पोज अ सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। कमर्शियल राइवलरी सून टर्न इनटू द ब्लडी वॉरफेयर। द क्लाइमेक्स ऑफ द एंटिटी बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश इन द ईस्ट वाज रीच एट अम्बोयाना। और इनकी लड़ाई कहाँ पहुँच गई, अम्बोयाना में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है, जहाँ पे डच ने क्या किया, जो डच ने ये पोर्टुगीज से छीन लिया था 605 में, 1605 में। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10 इंग्लिश मैन को, 9 जापानीज़ को, 10 इंग्लिश लोगों को और 9 जापानियों को उन्होंने मार दिया वहाँ पे। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ कि इंग्लिश के बीच में और डच के बीच में राइवलरी स्टार्ट हो गई। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर के बीच में बोथ द पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ पे आती है 1667 में, बाय विच द ब्रिटिश एग्री टू विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स ऑन इंडोनेशिया। ब्रिटिश ने बोला तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इंडोनेशिया से हम चल पड़े।
हम चल रहे हैं, ठीक है। एंड द डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया टू कंसनट्रेट ऑन देयर मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड, और उन्होंने बोला कि चलो तुम जा रहे हो इंडोनेशिया से, हम भी इंडिया से बाय बाय करते हैं, हम इंडोनेशिया में खुश, तुम भारत में खुश रहो। दे मोनोपलाइज द ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस में उन्होंने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटी डच ट्रेडेड, हमने बात करी इंडिगो उन्होंने, ओपियम इन्होंने उगाया, राइस इन्होंने उगाया, तो ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। द डच गॉड रोड इन टू द मलय आर्कीपेलागो फर्दर इन द थर्ड एंग्लो डच वॉर के अंदर थर्ड एंग्लो डच वॉर में क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सूरत एंड द न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे गॉट कट ड्यू टू विच 3 bound English ships were captured in the Bay of Bengal by the Dutch forces. The retaliation by the English resulted in the defeat of Dutch। 2 बार इनकी आसपास में दिक्कत होती है, एक बार तो बैटल ऑफ एम्बोयाना में, और एक बार इनकी थर्ड एंग्लो डच राइवलरी जब होती है, तो इनमें क्या होता है कि इन्होंने जब ये बॉम्बे में हुआ करते थे तो बॉम्बे में इन्होंने इंग्लिश की कोई शिप कैप्चर कर ली थी, तो इसकी वजह से इनकी फिर से लड़ाई होती है, और बैटल ऑफ हुगली पे भी इन्होंने फिर से इंग्लिश ने डिफीट किया डच को। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी डच के एम्बिशंस थे इंडिया के अंदर वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग, उनको एम्पायर बिल्ड करना भी नहीं था, और उनका ट्रेड था कि वो ट्रेड करे, पैसे कमाए और चले। तो इन एनी केस देयर मेन कमर्शियल ले इन स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेयर दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट, और वहाँ से उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया। बस उनके 2 इनसे लड़ाई हुई, बाकी उन्होंने ये सब काफ़ी जगह अपना सेटलमेंट किया, बस हो गई डच की बातें। अब चलते हैं इंग्लिश की बातें होंगी बहुत सारी। चलो अब हम चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश, द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1, इनको चार्टर दिया कि जाओ बुर करो ट्रेड। तो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1। तो फ्रेंच ड्रेक वॉयज, एक काम करते हैं हम इंग्लिश को एक अलग चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी स्टार्ट करेंगे तो बीच में हो जाएगा। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट, ओके। सो इट्स डन फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश को हम एक पूरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।